नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से करा रहे हैं जिनके जीवन में उनकी पिता की मार, या हमारे शब्दों में उसे कुटाई कहा जाता था, बहुत बड़ा रोल रहा है। 9th में फेल हो गए थे वो, 11th में मैथ्स लिया उन्होंने, चूंकि 9th में ही फेल हो गए थे, मैथ्स में ही फेल हुए थे। उसके बाद उस कुटाई ने बहुत कुछ रोल प्ले किया उनके करियर में की ग्रोथ यहां तक लाने में। 11th में मैथ्स लिए, उसके बाद आईआईटी फाइट किया उन्होंने, बीटेक किया, एमटेक किया, रिसर्चर के तौर पर जॉब भी किया, एमए भी किया उन्होंने, यूपीएससी फाइट किया, आईपीएस अधिकारी बने। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी विमल कुमार पाठक साहब का। नमस्कार सर। नमस्कार। शुरुआत थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं सर। लखनऊ की उन गलियों में, नवाबों का शहर है लखनऊ सर, स्कूलिंग वहीं से हुई थी। थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में बताएंगे सर, कहाँ से हुई थी? लखनऊ में एक स्कूल है महर्षि विद्या मंदिर करके, वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ। जैसा कि आपने बताया, मतलब 9वीं कक्षा में कुटाई के बाद भी मैंने इतना हिम्मत रखा कि मैंने 11वीं में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया और 11वीं 12वीं में मैंने पीसीएम लेकर स्कूल महर्षि विद्या मंदिर से अपनी 12th कंप्लीट करी। उसके बाद आईआईटी जेई एंट्रेंस में बैठा और आईआईटी में सिलेक्शन के बाद मैंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक और एमटेक कंप्लीट किया अपना। पिता की कुटाई का अपना बहुत बड़ा रोल रहता है सर, क्योंकि जब पिता मारते हैं तो दर्द उनके हाथ में भी होता है, लेकिन वो पिटाई या कुटाई हमारे भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए होती है। आज के बच्चे कुटाई से बहुत दूर हैं सर। पिता माँ बाप तो हाथ भी नहीं लगाते आज के बच्चों को। जरूरी है इस कुटाई का वापस लौटना, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि एक बच्चे को समझाने के कई तरीके होते हैं। अगर आप हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी देखिए, या जहाँ पे भी कोई भी न्यायिक व्यवस्था है, वो 3 लेवल पे ऑपरेट करती है। पहले आप उसको समझाते हैं कि ये देखो, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। अगर बच्चा उतना मैच्योर है, उसका उतना विवेक है, तो वो चीज़ समझ जाता है। कुछ बच्चे जो कि ज़्यादा शैतानी करते हैं, वो नहीं समझते हैं प्यार से समझाने में, तो फिर उसको दूसरे स्टेप पे आप जाते हैं कि उसको आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस राह पे आप चल रहे हो, उस राह पे अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपका क्या परिणाम हो सकता है। अगर बच्चा उसके बाद भी नहीं मानता है, तो हमारे ज़माने में तो ये कुटाई का ये बहुत ज़माना रहता था। आज के टाइम पे जहाँ तक मुझे लगता है, इतना ज़्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, तो आजकल आप कहीं भी सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको सक्सेस ही दिखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। और आज के युवा, ज़्यादातर युवा उस सक्सेस को देख के मोटिवेट होते हैं। तो 1 या 2 बार में समझाने में ही वो ये समझ जाते हैं कि जो गलत रहा वो पकड़ रहे हैं, वो गलत है, और उनको देश के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, तो वो दिशा में चले जाते हैं। तो हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आज के टाइम पे कुटाई कम हो गई है और आगे नहीं होनी चाहिए। भी शायद समझ जाते हैं, 2 बार समझा, नहीं समझ तो छोड़ो उसको उसके हाल में, ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि बच्चा बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है, आप उसको मार पीट के नहीं समझा सकते हैं। और आज के ज़माने में यही जरूरी नहीं है कि आप केवल पढ़ाई ही करिए और उसी में आप अपना करियर बनाइए। अगर हम इसी थॉट प्रोसेस से रहे होते तो हमको सचिन तेंदुलकर या आशा भोसले या लता मंगेशकर या इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे तेजस्वी लोग नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में ये करना कि आप बच्चे को मारिए, पीटिए और उसको पढ़ने को फोर्स करिए, एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जो चीजें आइडेंटिफाई करें। पहली चीज कि बच्चा जो चीज कर रहा है वो मन से क्यों नहीं कर रहा है, और उसमें वो क्या कर सकते हैं कि वो मन से करे, और ऐसी क्या चीजें जिसमें वो अच्छा है। यदि वो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, ड्रामेटिक्स में अच्छा है, तो आप उस डायरेक्शन में बच्चे को लेके जाइए, ना कि उसको आप कूट के पढ़ाई करवाइए। 9th में फिर वापस आपको लिए चलता हूं सर। 9th में मैथ्स में फेल हो गए थे आप, लेकिन 11th में मैथ्स ही लिया आपने। रुचि नहीं थी मैथ्स में, मन नहीं लग रहा था, या उस दौरान मन कहीं और चले गया था सर? उस समय पे मेरा ज्यादातर समय खेलने कूदने में ही गुजरता था। हम लोग छोटे मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, तो हम लोगों को खेलने के लिए बस एक गली में एक रोड मिल जाए, बगल में 2 नालियां होती थी और एक कॉस्को की बॉल और 3 डंडियां लगा के हम लोग सुबह शाम क्रिकेट खेलते रहते थे। तो मैं बोलूँगा कि खेलने कूदने से समय बचता नहीं था कुछ और कर पाने के लिए। लेकिन हाँ, जब पिटाई हुई, कुटाई हुई, समझ में आया कि अगर आप खेलने जाएंगे तो बॉल में नाली में जाने की बजाय मैं खुद नाली में फेंक दिया जाऊंगा। तो इसलिए फिर मैंने किताबों की राह चुनी, और जब ध्यान से पढ़ने बैठा तो समझ में आया कि अगर आप
रुचि से ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो गणित जैसा एक ऐसा विषय जो कि सभी के लिए बहुत खतरनाक है, इसका एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, वो भी आप आराम से समझ के अच्छा कर सकते हैं। मतलब आपके समय वो मुहावरा इस तरह कुछ चरितार्थ हुआ करता होगा कि खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने, क्योंकि हमारे समय पे ऐसे एग्जाम्पल्स कम थे, सचिन तेंदुलकर एक ही था, सोशल मीडिया था नहीं, तो लोगों को लगता था कि सक्सेस का जरिया जो है वो बस पढ़ाई है। लेकिन अभी आज के समय पे आपको इन्फॉर्मेशन का इतना एक्सेस है कि आप देखते हैं कि पढ़ाई के बाहर भी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 11th में मैथ्स बैकग्राउंड आपने लिया सर, और उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 12th के बाद IIT JEE के लिए आपने फाइट किया, बहुत अच्छे कॉलेज, खड़गपुर IIT कॉलेज भी आपको मिला। उस समय 12th के बाद नई जगह, चूंकि लखनऊ छोड़कर फिर कहाँ यूपी और कहाँ सीधा वेस्ट बंगाल, परिवार में भी बड़े आप ही हैं, छोटा भाई है आपका। उस समय जब घर से पहली बार, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 9th हो 10th हो 11th हो, माता पिता का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th में के बाद बहुत ज्यादा उम्र भी होती नहीं, लेकिन एकदम से नई जगह, कुछ उस समय घर वालों की कुछ बहुत ज्यादा याद, ऐसी कुछ चीजें याद आती हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मतलब वो याद मेरे माइंड में अभी भी फ्रेश है। तो यदि आप IIT खड़गपुर जाने के लिए उस टाइम पे लखनऊ से ट्रेन नहीं चलती थी, तो हम लोग लखनऊ से पहले EMU वाली एक ट्रेन होती है, लटक के उसको हम लोग लटक के किसी सामान लेके वहाँ से कानपुर गए, फिर कानपुर में हमने पैसेंजर ट्रेन ली, वहाँ से पहले हावड़ा गए और फिर हावड़ा से खड़गपुर आए। और खड़गपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे IIT के अलावा कुछ नहीं है। और जब हम लोग खड़गपुर स्टेशन पे उतरे तो उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज कि आप देख भी नहीं सकते कि आगे रोड क्या है। हम लोगों ने एक ऑटो लिया, मैं और मेरे पिताजी, और उस ऑटो में हम लोग चलते जा रहे हैं और आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गया कि यार ये क्या, मैंने उसको 9th में इतना पीट दिया कि पढ़ लिख के वो इतना दूर आ गया जहाँ पे कुछ भी नहीं है। और जिस दिन मेरे पिताजी को वापस लौटना था उस दिन स्ट्राइक हो गई थी, आपको छोड़ने के बाद। हाँ, तो जब उनको वापस लखनऊ आना था तो हावड़ा में स्ट्राइक हो गई थी और ट्रेन जो थी वो नहीं चलनी थी। तो मेरे पिताजी फिर रातों रात बिना कोई टिकट बुक किए भागे और वो उस कॉलेज में जाना भी ऐसा रहा कि जाने के समय भी वो खुश नहीं थे कि कहाँ पे मैं ले आया, और गए भी एकदम हड़बड़ी में, तो वो मुझे सही से छोड़ भी नहीं पाए। लेकिन हाँ, जब वो दोबारा मेरे कॉलेज आए और उन्होंने वो कॉलेज का कैंपस देखा, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, तो उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा बच्चा एक सही जगह पहुंच गया है। मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया सर, सब्जेक्ट बहुत अलग है, खास इसमें जाने का कारण? 2-3 चीजें हैं। मुझे IIT JEE की प्रिपरेशन के टाइम पे ही फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फिजिक्स से बहुत स्ट्रांगली रिलेट होता है। आपके समय में आज आप जो सेमीकंडक्टर्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टच स्क्रीन्स देखते हैं, जो आपका एक आज के समय पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा एक फील्ड खुल गया है, ये सारा का सारा फील्ड रन करता है कंप्यूटिंग पावर पे, और कंप्यूटिंग पावर जनरेट होती है कि इस तरह के मटेरियल्स यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो कि फिजिक्स से बहुत अच्छे से रिलेट होता था, केमिकल इंजीनियरिंग से अच्छे से रिलेट होता था, और इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अच्छे से रिलेट होता था। तो इन तीनों के मिश्रण से मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया, और 4 साल की पढ़ाई के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मे बी इंजीनियरिंग मेरे लिए सही करियर डिसीजन नहीं होगा। तो कॉलेज में ही मैंने अपना जो स्नातक किया वो मैंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में किया, क्योंकि कॉलेज के दौरान ही मुझे फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। आपका ये मानना है कि इस देश ने जो दिया है, इस समाज ने जो दिया है, उसको लौटाना भी हमारी बड़ी जिम्मेदारी है? चूंकि रिसर्च फील्ड में आप काम करते रहे, मैंने सुना है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी आपने काम किया है। हाँ, तो IITs में जो समर और विंटर वेकेशंस होती हैं उसमें हमारा कॉलेज लोगों को ये उत्साहित करता है कि अगर आप खुद से कोई अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट खोज सकते हैं तो आप जाइए, और IIT का दुनिया भर में बहुत नाम है। तो जब मैंने बाहर के कॉलेजेस में एक इंटरेस्ट, रुचि जताई कि मुझे अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट है और मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूं, तो मैंने पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और उसके बाद फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में इंडिया पे रिसर्च करी थी। और वहां से मुझे ये रुचि डेवलप हुई कि एक देश को आगे बढ़ाने में ब्यूरोक्रेसी का, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी का कितना बड़ा रोल है। ग्रेजुएशन के बाद जब भारत से बाहर जाने का मौका मिला, वो भी बहुत बड़ी सीख थी जीवन के लिए सर?
बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि मतलब वो पहली बार था जब मैं फ्लाइट में बैठा था, बल्कि मतलब उससे पहले मैंने कॉलेज तक केवल स्लीपर में ही ट्रेवल किया है, और कई बार तो बिना टिकट के ही हम लोग चढ़ जाते थे। तो खड़गपुर से 2 घंटे की दूरी पे हावड़ा होता है कलकत्ता, और हम लोग कभी भी बैठ के खड़गपुर से कलकत्ता जा पाए, इतने तो पैसे नहीं थे। तो जब पहली बार अगर आप स्लीपर से सीधे हवाई जहाज में बैठेंगे तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी देश, आपका दुनिया नहीं है, ये आप उन लोगों के साथ बिलोंग नहीं करते हैं, और उम्र भी बहुत कम होती है। आप डर एक स्वाभाविक फीलिंग होता है। रिसर्च की फील्ड में ही आप आगे बढ़ना चाहते थे एक समय सर, अचानक फिर दिमाग में ये चीज कि अब यूपीएससी लौटना है या यूपीएससी से ही शुरुआत करनी है? तो इसके पीछे देखिए 2 एस्पेक्ट्स थे। एक तो खुद का मोटिवेशनल एस्पेक्ट, कि मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटी में जो शिक्षा दी जाती है वो विश्व में उच्च कोटि के यूनिवर्सिटीज से compete करती है, लेकिन उसमें जो फीस है वो उनका 5% भी नहीं है। जो कि अगर आप ये सेम शिक्षा अगर आप अमेरिका से लेना चाहते हैं तो उसमें जो खर्चा आता है वो आईआईटी उसका 5% आपको में पूरी पढ़ाई करा देता है। और सिंस मैं तो आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से था, तो मुझे आईआईटी में पूरी स्कॉलरशिप मिलती थी। तो मेरी पूरी आईआईटी की शिक्षा आई थिंक 20,000 में खत्म हो गई, पूरा मेरा बीटेक और एमटेक। बल्कि एमटेक में तो लोग आपको पर महीने 12,000 रुपए देते भी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मोटिवेशन के एस्पेक्ट से मुझे देश के लिए कुछ करना है, क्योंकि देश ने मुझे यहां तक पहुंचाया। दूसरा एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग, कि रिसर्च मैंने भारत पे किया। मैंने देखा कि भारत में जो पॉलिसीज रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर रहा है, जो सिक्योरिटी रहा है, उसका कितना बड़ा रोल रहा है भारत को विकासशील देश बनाने में। कुछ क्या चीजें थी जिसकी वजह से भारत का विकास कम हुआ। तो मेरे प्रोफेसर्स ने भी, जो उनके साथ कॉलेज के प्रोफेसर्स, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने मुझे ये चीज बताई कि यदि आप इस सिविल सेवा की दिशा में जाते हैं तो आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट थे, मोटिवेशनल और इंटेलेक्चुअल, इन दोनों को देखते हुए फिर मैंने यूपीएससी की राह चुनी। यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन के ऑफिस में भी आपने नौकरी की सर, दिल्ली में। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की फील्ड में इंडिया पर ही रिसर्च आप लगातार करते रहे। हाँ, तो मैंने वहां पे, क्योंकि मुझे ये था कि ये जो यूपीएससी की जर्नी है वो बहुत एक मुश्किल जर्नी है, और मैं चाहता था कि, और कंपटीशन का जो लेवल है बहुत ज्यादा है। अब बहुत से लोग हैं जो कि बहुत तेजस्वी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ये था कि पहली बात तो आप कुछ पैसे कमा लीजिए कि आप खुद को तैयारी के टाइम पे आप सस्टेन कर पाइए, और दूसरा यदि आपका नहीं होता है तो अगर आपके पास एक अच्छा कॉलेज एजुकेशन है, एक अच्छा जॉब एक्सपीरियंस है, तो दोबारा अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके लिए आसान होता है। और क्योंकि मुझे रुचि थी अर्थशास्त्र और फाइनेंस में, और तो मैंने इसलिए ट्रेड और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उनका, और वहां पे कार्य। ऑफिस ऑफ एडवाइजर टू पीएम ऑफ इंडिया, वहां भी कंसल्टेंट के तौर पर आपने 8 महीने काम किया, वहां भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, मतलब वहां पे वो समय ऐसा था जब मैं यूपीएससी की तरफ जाने के बारे में सोचने लग गया था, और मुझे ऐसा लगा कि अगर सरकार में ही काम करना है तो भारत सरकार के लिए आप काम करिए। उस समय ये नोटिफिकेशन आया कि ये लोग कंसल्टेंट्स के लिए एक वैकेंसी खुली है। मैंने उसमें अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और हो गया, और उसमें फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट की दिशा में काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक आइडिया लगा कि हमारे देश में क्या दिक्कतें हैं, कितना चैलेंज है और कितना पोटेंशियल है कि मैं उसमें जाऊं। और वहां पे जो एचओडी थे, जो उस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, वो स्वयं एक सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने जब ये जाना कि मैं इस चीज को लेकर इच्छुक हूं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम जाओ और तैयारी करो, और नहीं होता है तो तुम वापस आके नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। तो 2017 यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट, 2018 दूसरा, 2019 तीसरा, 2020 चौथा। चारों अटेम्प्ट में प्री क्लियर होता है, मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। हर बार इंटरव्यू से वापस एनालिसिस किया कभी कि यार जब मैं पहली बार लोग प्री नहीं निकाल पाते, मेंस में अटक जाते हैं, और ये लगता है मेंस निकला तो कि इंटरव्यू तो निकल ही जाएगा, इंटरव्यू में 4-4 बार रुकावट। तो इसको मैं ज्यादातर ऐसे मोटिवेशन जैसे देखता था। जैसा कि आपने बोला कि कई लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलता, कईयों का मेंस नहीं निकलता, तो मुझे हर बार ये देख के लगता था कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं हर बार ही इंटरव्यू तक पहुंच रहा हूं, और बस थोड़ी भगवान के आशीर्वाद की कमी है जिसकी वजह से वो जो लाइन है वो लांग नहीं पा रहा। लेकिन वहां पे फिर रोल आता है, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है। तो सिंस मैंने एज एन ऑप्शनल इकोनॉमिक्स चूज किया था और उसमें मुझे रुचि भी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब जितनी मेहनत कर सकते हैं करते हैं,
और अगर नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शंस खुले हैं। और भाग्य अच्छा था कि सिलेक्शन हो गया और फिर मैं यहाँ पे आ गया। 2020 में IFS CA में भी आपने काम किया सर, और उसके बाद फिर फाइनली 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2022 बैच आपको मिला, 21 में आपने एग्जाम दिया। 30 मई 2022 का वो दिन हर किसी के लिए, उसका जन्मदिन बहुत प्रिय होता है। निश्चित तौर पर केक कटते हैं उस दिन, बधाई मिलती है, बधाई संदेश मिलते हैं, लेकिन वो बधाई संदेश ऐसा मिला कि उसी दिन रिजल्ट आया और पाठक जी जो कभी एक सिविल सर्वेंट, तो मैं नहीं कहूंगा उस समय आप कहीं रिसर्चर के तौर पर बाकी जगह आप नौकरी की, लेकिन एक सिविल सर्वेंट बना दिया उस बर्थडे ने, 30 मई 2022। ये डेट आज भी, वो 30 मई 2022 आज भी ध्यान में आता है सर। मुझे अगर मुझे से लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आपके साथ आप अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रहे होते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी एक फ्लैशबैक सी होती है। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन के 2 पार्ट हैं, एक बिफोर सिविल सर्वेंट एंड आफ्टर सिविल सर्वेंट। तो वो एक रीबर्थ का मोमेंट था मेरे बर्थडे के दिन। उस दिन मैं ऑफिस में था और जब रिजल्ट आया तो फिर मेरे मित्रों ने मुझे कॉल किया और ये बोला कि भाई तेरा हैप्पी बर्थडे हो गया है। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने घर पे कॉल किया, और क्योंकि मेरा बर्थडे था तो मेरे ऑफिस के मित्रों ने पहले से केक लाके रखा था। और ये खबर आने के बाद मेरा दोस्त जो था उसने एक मोटरसाइकिल उधार ली, उस मोटरसाइकिल से वो वापस गांधीनगर गया और वहां से उस केक में दोबारा से चॉकलेट के लेयर लगवा के हैप्पी बर्थडे मिटवा के कांग्रेचुलेशंस लिखा। तो वो एक ऐसा दिन है जो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी भूल पाऊंगा। वो पिता जो कभी बहुत कंसर्न थे आपके करियर को लेकर, करियर ग्रोथ को लेकर, उस समय मैंने सुना है जब तैयारी आप कर रहे थे, लास्ट एग्जाम जब फाइनल एग्जाम था आपका, तो माताजी की तबीयत उस समय बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत सीवियर बीमारी से वो जूझ रही थी। सबसे पहले उन्हीं को बताया कि सिलेक्शन हो गया? हाँ, तो जैसे ही रिजल्ट आता है, क्योंकि आजकल हम लोग को आइडिया लग जाता था कि रिजल्ट आने वाला है, तो मैंने घर पे बोला था कि रिजल्ट आने के बाद ही मैं आपसे अपने जन्मदिन के बारे में बात करूंगा। अगर होता है तो एक नया जन्म होता है, और अगर नहीं होता है तो भी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होगा। और तो किसी भी तरीके से जन्मदिन तो मैं आज मनाऊंगा ही। और क्योंकि रिजल्ट मुझे याद है 12 से 1 बजे के बीच में आया था, जैसे रिजल्ट आया मैंने अपनी माताजी को कॉल किया और वो रोने लग गई, जाहिर सी बात है। और उनका स्वास्थ्य बहुत दिन से अच्छा नहीं चल रहा था। काफी समय के बाद घर में एक ऐसी न्यूज आई जिसको देख के उनको लगा कि जितना भी स्ट्रगल था वो जो कि स्टार्ट हुआ और फिर खड़गपुर से लेके कहां से कहां तक गए और वो सफल हुआ, और वो रोने लग गई। इसके बाद मेरे पिताजी ने उनको शांत कराया और फिर पिताजी से मैंने बात करी। जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। विमल कुमार पाठक साहब जो 2022 बैच के IPS हैं, इनके परिवार में कोई ग्रेजुएट तक नहीं है। अब आप सोच सकते हैं जिसके परिवार में कोई ग्रेजुएट नहीं वो IPS बन सकता है, तो आप तो और ऊपर तक जा सकते हैं। सर वापस इंटरव्यू पे मैं लौटता हूं। बहुत चीजें बदल रही हैं अब UPSC में भी। आप लोगों का जो बैच है अब सेम इसी तरह से एग्जाम होता है। मैंने देखा है बहुतायत में, NPA का भी रिकॉर्ड एक है मेरे पास कि 64% इंजीनियर ही अब IPS बन रहे हैं। इसकी कोई खास वजह? तो देखिए, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूं और मुझे डेटा एनालिटिक्स में बहुत रुचि है, तो मैं आपको 2-3 डेटा देता हूं। उसमें 2021 में टॉप 10 में 6 इंजीनियर्स थे। लोकसभा में ये प्रश्न पूछा गया था इसी चीज के विषय पे, तो उस समय पे जितेंद्र सिंह सर जो कि मिनिस्टर हैं DOPT में, उन्होंने ये जवाब दिया था कि 2017 से लेकर 2022 तक जितने लोगों ने मेंस लिखा है उसमें से 63% लोग जो थे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे। तो इसके देखिए 2-3 कारण हैं जो मुझे समझ आते हैं। पहला चीज तो UPSC का एग्जाम अभी बहुत एनालिटिकल हो चुका है। आपका कोर्स बहुत ज्यादा है। एक CSAT का एक पेपर होता है जिसमें आपकी गणित और इंग्लिश का एक चेक किया जाता है। ये पहला रीजन है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग एज अ स्टडी ब्रांच काफी एनालिटिकल है। आप काफी कुछ सीखते हैं, समझ में आता है आपको कि दुनिया कैसे काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत में अभी ज्यादातर लोग जो कि स्नातकोत्तर के आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग को ही चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स बहुत सारे लोग जो हैं वो UPSC का एग्जाम निकाल रहे हैं। बहुत से अच्छे बच्चे जो हैं वो स्वयं इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं एज अ अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट।
अब अगर ज्यादातर अच्छे बच्चे उस दिशा में जाएंगे और फिर वो लोग अगर यूपीएससी की राह चुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सेलेक्ट होंगे और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही होंगे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स जो कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो इंजीनियरिंग के नहीं होते हैं, तो वो हर तरीके के सब्जेक्ट चूज करते हैं। सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कुछ मेरे जैसे लोग इकोनॉमिक्स भी चूज करते हैं। तो यूपीएससी को जो मटेरियल मिल रहा है सिविल सेवक के रूप में वो ऐसा ही है जो कि जिनके पास बहुत डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज है और जिससे वो देश की सेवा कर सकते हैं। जो ये यूथ के लिए कार्यक्रम है सर, अफसरनामा, बहुत सारे यूथ हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट नेशनल छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा रेशियो नहीं है पास आउट का यूपीएससी का। कुछ कहना चाहेंगे कैसे तैयारी करना चाहिए यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को? देखिए, मैं बोलूंगा कि ये चुनने से पहले कि आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये एग्जाम इंडिया में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में क्या मुझे नहीं लगता कि विश्व में कहीं पे भी है। 13 लाख बच्चे करीब प्रीलिम्स लिखते हैं और अंततः 700 से 800 लोग फाइनली यूपीएससी एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं अगर आप वो चूज करते हैं तो आपके पास दोबारा वापस मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। पहली चीज, आप जिस समय पे ये शिक्षा इस डायरेक्शन को चूज कर रहे हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, वो आपके लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं जिसमें आपका करियर बनता और बिगड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन करके एक अच्छी नौकरी में लग जाते हैं या एक एमबीए कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे करियर पाथ पे जा रहे हैं। तो यदि आप वो चीज नहीं कर रहे हैं और आप घर बैठ रहे हैं तो आप परिवार पे एक तरीके से आर्थिक बोझ डाल रहे हैं और एट द सेम टाइम आप खुद के साथ खुद के करियर को भी दांव पे रख रहे हैं, आप वो अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं। तो आप ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए। अगर आप ये सोच समझ के ले रहे हैं और आप इतना कष्ट करने को तैयार हैं तो आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, वरना आज के टाइम पे जब इतना डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया से लेके सिनेमा से लेके मूवी, उस समय पे सब कुछ बंद करके एक कमरे में बैठ के पढ़ाई करना पहले के समय पे आसान था क्योंकि पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, अब ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो उन डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको देश की सेवा के लिए जाना है। ये सर्विस बाहर से बहुत ग्लैमरस लगती है, अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाखों लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं एक अच्छे कार्य से। तो आप एक अच्छे मोटिवेशन के साथ आइए और मेरा मानना है कि एक प्लान भी जरूर रखिए। यदि आपका इस दिशा में नहीं होता है कि 10 लाख लोग अगर बैठ रहे हैं और 700 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो ज्यादातर लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उसको आप लेके डिप्रेशन में मत जाइए। हमेशा एक करियर के लिए प्लान भी चालू रखिए। वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो सकता है, आप आगे जाकर रिसर्च में जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। कभी कोई ऐसी चीज सर जीवन में शौक जिसका रहा हो? मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मतलब बहुत डाइवर्स तरह की चीजें मैं पढ़ता हूँ। अर्थशास्त्र हो गया, कानून हो गया, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब में मुझे बहुत रुचि है। इंटरटेनमेंट में मुझे कार्टून देखना बहुत पसंद है। मैं सिम्पसन्स हो गया, फ्रेंड्स टीवी सीरीज मुझे बहुत पसंद है, द ऑफिस करके टीवी सीरीज बहुत पसंद है। मैंने कल ही एक और मूवी देखी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। तो आज के टाइम पे अगर जब भी समय मिलता है तो मैं इन सब चीजों में एंगेज होना पसंद करता हूँ। क्या कुछ करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के, क्योंकि कार्डर अब आपको छत्तीसगढ़ मिल चुका है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की 2.25 करोड़ 3 करोड़ जनता की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ चुकी है। क्या कहां तक पहुंचना चाहते हैं विमल कुमार पाठक? आईपीएस में क्या नया बदलाव करना चाहते हैं फील्ड में आने के बाद? देखिए, क्योंकि मैं अभी इस कैडर में नया हूं तो क्या बदलना है ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या चीज है जो कि जहां पे दिक्कतें हैं। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ज्यादा समय नहीं हुआ है तो मुझे पूरा आइडिया इस चीज का नहीं है कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी सिविल सेवक जो इस परीक्षा में आता है वो करना एक ही चीज चाहता है, देश का विकास और उस विकास में भागीदारी। अब वो भागीदारी कई तरीके से इंसान करता है। कुछ लोग 24 घंटे एकदम जी जान दे के मेहनत करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि करप्शन को फाइट करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका फोकस होता है कि मुझे ग्राउंड पे डिलीवरी को इम्प्रूव करना है, जनमानस की जो तुरंत की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम के साथ साथ एक डेवलपमेंटल इशू भी है। इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता है, आपको उसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। तो उस लॉन्ग टर्म विजन में ये है कि एक सेफ एंड सिक्योर
इन्वायरमेंट क्रिएट करना हमारे स्टेट में, जिससे इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रीज क्रिएट हों, लोगों को जॉब मिले। ये स्टेट बहुत सुंदर है, 44% इसका एरिया वनों के अंदर है। देश दुनिया के लोग इसकी सुंदरता को अनुभव कर पाएं। टूरिज्म आएगा, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, टूरिज्म आएगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। और छत्तीसगढ़ की जो एक इमेज है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जो कि पूरे भारत को बिजली देता है, सोना देता है, कोयला देता है। तो यदि आप एक चम्मच, जिससे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है, उस चम्मच का जो स्टील है वो छत्तीसगढ़ से गया है, और जो बिजली जिसमें उसके पालने को झुलाती है, उस बिजली जो है वो छत्तीसगढ़ कोयले से गई है। तो एक तरीके से जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट को छत्तीसगढ़ छूता है, भारत के ही हर नागरिक को इस तरीके से छूता है। और मैं चाहता हूं कि ये चीज और विस्तृत हो और लोग जाने। मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसका ज्ञान अभी नहीं है कि छत्तीसगढ़ से लोग बस यही समझते हैं कि नक्सलिज्म, छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ है। और ये मैं चाहूंगा कि मैं जो भी रोल प्ले कर सकता हूं असली छत्तीसगढ़ को दुनिया के सामने दिखाने के लिए, अपने सीनियर्स की मदद से, उनके गाइडेंस से, उनके विजन से, उसमें जितना भी मैं कर पाऊंगा मैं करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना पाठक साहब का बहुत सिंपल सा कहना है, अगर आप कठिन परिश्रम के लिए तैयार हैं, सब कुछ सोच लिए हैं और आने वाले फायदे नफा नुकसान को भी आपको ध्यान में रखना है, प्लान बी आपको हर समय तैयार करके रखना है। और अगर आपने सोच लिया है, समझ लिया है कि यूपीएससी में ही जाना है, तो आपको 100% अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन जीवन में कहते हैं ना, हर समय प्लान बी भी आपका तैयार होना चाहिए। अफसरनामे में इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।